हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा है अमालगमेशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ये क्वेश्चन कराया था, आपको याद है? रमेश लिमिटेड एंड श्याम लिमिटेड, जिसमें रमेश लिमिटेड जो है श्याम लिमिटेड के बिजनेस को एक्वायर कर रही थी और अमालगमेशन हो रहा था। और रमेश लिमिटेड की बुक्स के अंदर हमने परचेज मेथड के अंदर जनरल एंट्री करी थी और मर्जर मेथड की जनरल एंट्रीज मैंने आपको होमवर्क दी थी। आज के इस लेक्चर के अंदर उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और रमेश लिमिटेड की बुक्स में परचेज मेथड से जो हमने जनरल एंट्री करी थी उसके बाद हम रमेश लिमिटेड की बुक्स में बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर अमालगमेशन, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी की बुक में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रांसफरर कंपनी की बुक में तो बैलेंस शीट बनेगी नहीं, क्योंकि वो कंपनी तो खत्म हो चुकी है, उस कंपनी का लिक्विडेशन हो चुका है। तो चलिए, बैलेंस शीट जो हमें बनानी है वो बनानी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 3। आपको पता ही होगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इतने सारे लेक्चर देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि बैलेंस शीट जो है वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से बनती है, जो कि कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है जी। और यहां पर जो है सबसे फर्स्ट हम लिख देंगे ऊपर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000, कौन सा ईयर? 22। ओके। और यहां क्या लिख देंगे? आफ्टर अमालगमेशन। थोड़ा जल्दबाजी मत करना, अच्छे से सुनना तो चीजें समझ आएगी। एक बार ये बैलेंस शीट आ गई तो फिर किसी भी क्वेश्चन की आप बैलेंस शीट बना सकते हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि इन द बुक्स ऑफ रमेश लिमिटेड। यस, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बैलेंस शीट इस तरीके से दी हुई है। कई बार क्वेश्चन में बैलेंस शीट एज पर, क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से दे रखी होती है, तो उसमें बड़ी आसानी रहती है हमें। ओके, अगर नहीं दे रखी हो तो फिर बनानी पड़ेगी। इसमें आपको सिंपली पता है क्या करना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल 4 हेड बना देने हैं सबसे पहले। ठीक है, यहां आ जाएगा, ये कॉलम नहीं बनता है, सॉरी, इसको हटा देते हैं। हाँ, ये पर्टिकुलर मान लो आप इसको, और यहां आ जाएगा आपका नोट नंबर। वैसे मैं नोट बनाऊंगा नहीं, लेकिन आप चाहे तो बना सकते हैं। और यहां पर 2 कॉलम क्यों है? 2 नहीं होंगे, जब 2 कंपनी होती है तब 2 कॉलम होते हैं, या 2 ईयर का डेटा दे रखा होता है तब 2 कॉलम बनाने होते हैं। हमारे पास तो केवल 1 साल का डेटा है, तो हम कॉलम बनाएंगे ओनली 1। यस, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर का डेटा होता तो कॉलम एक और बनता है ना, करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों को कंपेयर करने के लिए एज पर न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 2 कॉलम बनते हैं। ओके, सबसे पहले आ जाएगा हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है कितने हेड होते हैं? हाँ सर, नहीं पता, तो अभी बता देता हूं। इसके अंदर सबसे फर्स्ट हेड होगा आपका शेयर होल्डर फंड। ठीक है, और शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 सब हेड होंगे, शेयर कैपिटल और सेकंड नंबर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। एक और भी होता है मनी अगेंस्ट शेयर वारंट, लेकिन वो है नहीं इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं उसको बना नहीं रहा हूं। जल्दबाजी मत करना, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा ये जो कंपनी का फॉर्मेट है। एप्लीकेशन मनी, कंपनी के जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, और फिर होता है थर्ड नंबर नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर टोटल 4 हेड होते हैं, A, B, C, D। ठीक है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें लिख देंगे, मतलब 4 सब हेड होते हैं। फिर आता है 4th नंबर हमारा, वो आता है करंट लायबिलिटी। इसके अंदर भी 4 होते हैं। ठीक है, A, B, C और D। और इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार लायबिलिटी साइड तो कंप्लीट कर ले। यस, बिल्कुल। तो चलिए देखो, सबसे पहले हमको क्या दे रखा है लायबिलिटी साइड में? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कौन सी दे रखी है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 100 रुपीज वाली है। रमेश लिमिटेड की पहले कितनी थी? 1 लाख रुपए, और अभी 1,50,000 के और शेयर इशू कर दिए थे, याद है? सेम इक्विवेलेंट नंबर प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आएगा शेयर कैपिटल के अंदर, तो इसके लिए हम बनाएंगे नोट नंबर 1।
अच्छा, नोट बनेगा, बिल्कुल बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो देखो यहां बना देते हैं हम नोट नंबर 1। ये है आपका नोट 1। इसके अंदर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल का नोट है। इसमें सबसे पहले कौन सी आई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक तो रमेश लिमिटेड के हैं 1 लाख के, और 2 है ना, और एक नए शेयर इशू कर दिए हमने किसको? श्याम लिमिटेड को। 1,50,000 रुपीज के ही करे हैं, है ना, और इसके आगे परसेंटेज नहीं दे रखा है, तो प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट वाले हैं, वैसे रेट दे रखी होती है या नहीं है तो ओके। तो 100 तो शेयर है 1000 एट द रेट 100, ये तो हो गए 1 लाख रुपीज के। और एक न्यू प्रेफरेंस शेयर जो इशू करे हैं वो हमने करे हैं 1500 शेयर एट द रेट 100 रुपीज, तो हो गए 150 के। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी होगी आपकी? 250 की। ये तो हो गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओनली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं, आगे और भी कैपिटल है एक हमारे क्वेश्चन के अंदर, वो है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है यहां पर, इक्विटी शेयर जो कैपिटल है बेटा, एक सेकेंड, हाँ जी, वो एक तो दे रखी है आपकी रमेश लिमिटेड की। रमेश लिमिटेड की तो हमको लेनी है, वो कितनी है? रमेश लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल हमको दे रखी है, क्या हो गया, हट जा भाई, रमेश लिमिटेड की जो इक्विटी शेयर कैपिटल हमको दे रखी है वो दे रखी है 3 लाख रुपीज की 100 ईच की, यानी कि 3000 शेयर 100 रुपए का। श्याम वाली ये नहीं लेंगे, ये भी हमने नहीं ली थी, आप बोलोगे 150 ली थी, वो नए वाले लिए थे, ये वाले थोड़ी लेनी है। श्याम लिमिटेड की तो शेयर है, होल्डर फंड जो है उनको शेयर होल्डर्स को हमने हमारे शेयर इशू कर दिए रमेश लिमिटेड के। यस, तो पहले तो ये लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में देखो क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, एक तो है 3000 एट द रेट 100 ईच, ये हो गए 3 लाख, और एक हमने नए 8000 शेयर इशू करे, एक 10 रुपए का है ना, तो कितने हो गए? 80,000, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 3,80,000। तो 380 इक्विटी, 250 हो गई आपकी प्रेफरेंस, तो टोटल कितनी हो गई? देखो 3 2 5, 3 2 कितने हो गए? 5। यस, तो ये हो गई आपकी 0,000,031 6,30,000, 6,30,000। इसको हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर शेयर कैपिटल के सामने 6,30,000 रुपए। आया समझ में? तो इस तरीके से नोट बना के बैलेंस शीट बनानी होती है। ओके, ठीक। अब आते हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस पर। मोस्ट इंपोर्टेंट, रिजर्व एंड सरप्लस। बिल्कुल, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम कर रहे हैं परचेज मेथड, और परचेज मेथड से जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो श्याम लिमिटेड है इसके रिजर्व हम लेंगे नहीं, ना इसका हम कैपिटल रिजर्व लेंगे, ना इसका हम रिवॉल्यूशन रिजर्व लेंगे, है ना CRR लेंगे, ना ये लेंगे, ना इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये जरूर लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था, हमने इसके लिए अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट नाम से एंट्री भी करी थी, 3 ईयर तक कंटिन्यू करना है इसको, इसलिए ये लेंगे। एक्सपोर्ट अलाउंस रिजर्व ये भी लेंगे, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं लेंगे, जनरल रिजर्व इसका नहीं लेंगे, PNL नहीं लेंगे, और रमेश लिमिटेड इसके तो सारे लेंगे। यस, तो रमेश लिमिटेड का सबसे पहले हम ले लेते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। लेकिन बेटा ये रिजर्व लेने से, इसको लेना मतलब क्या? लेने का मतलब ये हो गया कि इसका वर्किंग नोट बनेगा, नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस नाम का, वहां लेंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट में नहीं जाना है। तो नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो फटाफट से ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सा लेना है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना है? 1 लाख, तो ये आ गया आपका CRR 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, हो गया? यस, हो गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना? 80,000, तो यहां ले लेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व 80,000, 80,000। नेक्स्ट ले लेंगे हम कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तो इसका है ही नहीं, और ये वाला लेना नहीं है ना, रमेश लिमिटेड का है नहीं, श्याम लिमिटेड का लेना नहीं है हमको। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये तो दोनों के लेने, 120 ये और 50 ये। अच्छा, ये क्यों लेना है? क्योंकि मैंने बोला ना अमालगमेशन एडजस्टमेंट, यानी कि स्टैच्यूटरी रिजर्व क्रिएट करना था, इसलिए 3 साल तक इसको लेना है। तो 120 और 50 कितने हो गए? 170। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 170, अलाउंस
रिजर्व हो गया आपका 1,70,000। ठीक है, कैसे आया? 150 प्लस कितना था, 20 या 120 प्लस 50 ऐसा कुछ था, 120 प्लस 50, यस 120 प्लस 50। ओके जी, नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद एक्सपोर्ट रिजर्व। ये दोनों का लेना है 2 लाख और ये हो गया 1 लाख, तो हो गया 3 लाख एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तो यहां ले लेंगे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, कितना था? 3 लाख हो जाएगा, 2 और 1, यस लाख और 1 लाख उसका 3। ओके जी, फिर और बोलो जी, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये तो लेंगे नहीं, ओनली रमेश लिमिटेड का लेंगे कितना? 1 लाख। जनरल रिजर्व कितना? इसका ही लेंगे 2 लाख। तो 1 और 2 तो है DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख, GR यानी कि जनरल रिजर्व 2 लाख। ओके ठीक है सर, हो गया। बच गया PNL कितना? 50,000। तो यहां ले लेंगे PNL कितना? 50,000। हाँ जी, ओके ठीक है। तो अब रह क्या गया? डिवेंचर नहीं, ये तो रिजर्व थोड़ी होता है। एक रिजर्व रह गया, पता है कौन सा? सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने जो नए शेयर इशू करे थे उसको प्रीमियम पे करे थे, और प्रीमियम दोनों का, प्रेफरेंस शेयर का, इक्विटी शेयर का, एंट्री चेक कर लो प्रीवियस क्वेश्चन की। सिक्योरिटी प्रीमियम आप चेक कर सकते हो परचेज कंसिडरेशन के अंदर, जब हमने कैलकुलेट किया था प्रेफरेंस शेयर पर भी प्रीमियम था और इक्विटी शेयर इशू किए थे वो भी प्रीमियम था। टोटल प्रीमियम था 1,75,000 का, तो वो हमें लेना पड़ेगा। तो वो हम यहां पर ले लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम 175। अब क्या करना सर? टोटल करनी है, और इस टोटल को हमें लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो 1,80,000 प्लस 170 प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 175, 11,75,000। तो कहां लिखेंगे इसको? बैलेंस शीट भी लिखेंगे, नोट नंबर 1 11,75,000। आया समझ में? यस। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नाम की कोई चीज है नहीं, तो इसका नोट नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी भी देखते हैं कौन कौन सी नॉन करंट लायबिलिटी है। मुझे तो एक ही दिख रही है, आपको भी शायद एक ही दिख रही होगी। नॉन करंट वो है 8% डिवेंचर ऑफ 100 इज, पुराने वाले लेने नहीं है। हाँ, इनको नए डिवेंचर हमने जरूर इशू किए थे, यस आपको याद होगा, बिल्कुल इनको हमने नए डिवेंचर इशू किए थे। कितने? 80,000 के, यस पता है फर्स्ट पॉइंट था, इंटरेस्ट वाला मामला था जो मैंने समझाया था, यस। तो 1 लाख ये, 80,000 ये, तो डिवेंचर हो गए आपके कितने? 1,80,000 के। 1 लाख कौन से? 1 लाख कौन से वाले? ये वाले बेटा, ओके ये वाले। तो 1 लाख ये और 80,000 वो जो नए इशू करे हैं। ये 8% है और नए वाले कितने परसेंट थे? 10% थे, है ना। हाँ जी, तो इसके लिए क्या नोट बनाएंगे? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें नोट नंबर 3, तो यहां बनाएंगे हम, ऐसे बना देता हूं टाइम बचाने के लिए। नोट नंबर 3 है तो नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर ये पता है कौन सा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ए नंबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अंदर एक तो है 8% डिवेंचर, वो है 1 लाख के, और एक है इसके अंदर 10% डिवेंचर जो नए इशू करें हमने श्याम लिमिटेड को, उनकी पुराने के बदले 80,000, तो टोटल हो गया 180। और ये नोट नंबर 3 यहां आ जाएगा बेटा बैलेंस शीट के अंदर। कहां है बैलेंस शीट हमारी? ये रही बैलेंस शीट हमारी, और यहां लिखेंगे ये है ए नंबर पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3। बैलेंस शीट अगर नहीं आती है ना, उसका मैंने एक लेक्चर डाल रखा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 1,80,000। इसके अलावा ABCD के कोई आइटम दे नहीं रखे हैं, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको भी एग्जाम में नहीं करना चाहिए। हाँ, करंट लायबिलिटी देख लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट दे रखे हो तो। हाँ बिल्कुल दे रखे हैं, करंट लायबिलिटी दे रखी है, बिल्कुल ये नहीं बताया कौन सी है, तो मैं इसको करंट ही समझ लूंगा। इसको मैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के अंदर डाल दूंगा 1,50,000, और ये भी लेने हैं 60। तो 150 और 60 कितने हो गए? ये हो गए 2,10,000। ठीक है, तो यहां ले लेंगे 2,10,000 शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर डाल देंगे इसको 2,10,000। इसके लिए कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सीधा सिंपल आ गया।
तो इसी तरीके से ये हमारी बैलेंस शीट की टोटल आ गई है। इसके नीचे हम एसेट की टोटल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं। टोटल करने से पहले एक मिस्टेक रह गई है हमसे जाने अनजाने, पता है कौन सी? वो रही है यहां पर। जब हम रिजर्व की टोटल कर रहे थे ना, हमने एक रिजर्व लिया ही नहीं। बिल्कुल हमने एक गलती कर दी, एक रिजर्व हमने नहीं लिया, वो हमें लेना पड़ेगा। पता है कौन सा? आप भी बोलोगे यस सर। आप ऐसा करो, जनरल एंट्री निकाल लो, जो मैंने लिखवाई थी ना आपको, आपने नोट करी होगी। उस जनरल एंट्री के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाई थी, उसके अंदर आपको एक दिखा होगा कैपिटल रिजर्व एंट्री नंबर 2 के अंदर बैलेंसिंग फिगर से आया था। ये पता है कितना आया था? वो बैलेंसिंग फिगर से वो आया था 3,55,000। तो सेकंड एंट्री के अंदर जो कैपिटल रिजर्व आया था बैलेंसिंग फिगर में, वो तो लेना पड़ेगा। ओके, और इसके अलावा जो सबसे लास्ट एंट्री थी, उसमें हमने जो गुडविल थी उसको राइट ऑफ किया था कैपिटल रिजर्व से। तो वो राइट ऑफ किया था हमने 15,000 का। तो वो 15,000 यहाँ लेस हो जाएंगे और यहाँ आएंगे 3,40,000। यस, तो 355 माइनस 15,000, तो ये हो गया आपके 340। अब हम टोटल करते हैं 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 170, 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 175 प्लस 3,40,000। तो आ गया 15,15,000। यस, 15,15,000। तो यहाँ से हम हटाएंगे इसको और लिखेंगे 15,15,000। ठीक है, अब टोटल करते हैं जी। बिल्कुल, तो 630 प्लस 15,50,000, 15,000 प्लस 180 प्लस 2,10,000। तो ये आ गई आपकी 25,35,000, 25,35,000। अब कोई बोले सर आप जनरल एंट्री यहाँ पर दिखा क्यों नहीं देते? अरे वो प्रीवियस लेक्चर की जो जनरल एंट्री मैंने करवाई थी ना, उसको मैंने सेव किया ही नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। आपने नोट जरूर किया होगा, तो आपने देख लिया होगा। ओके जी, अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट के ऊपर, एसेट साइड में। ये तो हो गई हमारी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड जैसे ही खत्म होती है, उसके आगे स्टार्ट हो जाती है कौन सी साइड? कौन सी साइड बेटा? एसेट साइड। तो आइए, एसेट्स में मेनली 2 एसेट होती हैं। तो ये हमारा सेकंड नंबर होता है। फिर एसेट्स, इसके अंदर 2 एसेट होती है। एक होती है पहले नॉन करंट एसेट लिखनी चाहिए। यस बिल्कुल, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, और एक सेकंड नंबर होती है करंट एसेट्स। अब देखते हैं हमारे पास एसेट्स कौन कौन सी है। इसमें एक आ जाती है फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स के अंदर भी फिर आती है टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल तो है नहीं हमारे पास, टेंजिबल ही है, तो मैं टेंजिबल ही लिखूंगा। ठीक है, कहाँ है? तो ये रहा क्वेश्चन, देखो इसमें मिलेगी आपको। ये रही बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी क्या है? टेंजिबल एसेट्स है ये सारी। तो 5 और 3 कितने हो गए? दोनों की लेनी है 8 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 3 और 2 कितने हो गए? 5। फर्नीचर कितना हो गया? 1,50,000। तो फिक्स एसेट्स है, उसमें भी कौन सी है? टेंजिबल। तो टेंजिबल टोटल कितनी हो गई? करो भी टोटल। तो ये हो गई 8 लाख। चाहे तो आप इसका नोट बना सकते हैं, मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ रही है यहाँ पर। 14,50,000, 14,50,000 ये आ जाएगा फिक्स एसेट्स के अंदर, वो भी टेंजिबल 14,50,000। यहाँ पर टेंजिबल 14,50,000, ये होगी फिक्स एसेट्स। ओके सर, नेक्स्ट कौन सा है? देखो नेक्स्ट आते हैं हमारे सामने इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। ये कितने हो गए? 70,000 की। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हम लिख देंगे 70,000। तो सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आते हैं? इसमें आते हैं, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एसेट्स नहीं, इन्वेस्टमेंट। 50 और 20 हो गए 70। ओके जी, एक चीज और थी जो रह ना जाए, वो था अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसको अदर नॉन करंट एसेट्स में डाल देंगे। और अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट कितना था? 2 चीजों का अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था, एंट्री करवाई थी, जाके चेक कर सकते हो। एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस की 50 और एक एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व की 1 लाख, टोटल था 150। तो यहां पर हम कर देंगे ये, यहां अदर नॉन करंट एसेट्स। कौन सा? ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है ये। तो 1,50,000। ओके, फिर आती है हमारे सामने ओनली और ओनली करंट एसेट। करंट एसेट्स में देखो हमारे पास में क्या है? स्टॉक है, तो इसको हम इन्वेंट्री में लिख देंगे कितना? 3 लाख।
तो 3 लाख आ जाएगा इन्वेंट्रीज के अंदर। तो करंट एसेट्स के अंदर हम बताएंगे इन्वेंट्रीज, कितना 3 लाख। और एक है ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर, उसको ट्रेड रिसीवेबल नाम से जाना जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल में आपके कितने हो गए, ट्रेड रिसीवेबल हो गए आपके 3 + 2 5, ओके। एंड कैश एट बैंक यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया 80। तो एक तो हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल कितना आपका 5, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, है तो 80, बट उसमें से लास्ट एंट्री जाके चेक करो, पेमेंट वाली एंट्री जो गुडविल को राइट ऑफ करा था ना, सॉरी गुडविल को राइट ऑफ नहीं, गुडविल से रिलेटेड पेमेंट करने की एक एंट्री थी, जो गुडविल नहीं सॉरी एब्जॉर्प्शन एक्सपेंडिचर्स, जो अमालगमेशन के खर्चे हुए थे उसकी हमने एक एंट्री करी थी 15,000 पे करने की। तो वो यहां से लेस हो जाएगा, वो यहां से क्या हो जाएगा लेस। वो एंट्री मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। वो एंट्री कुछ इस तरीके से थी, आप जाके चेक कर सकते हैं, कल करवाई थी मैंने। गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पेड, ये वाली। तो वो 15,000 रुपए जो हमने पे किए थे तो टू बैंक हुआ था ना, तो यहां से वो पैसे कट गए, तो 80,000 माइनस 15,000 हो जाएगा, तो हो गया 65। अब कर लो जी टोटल, अगर टोटल लायबिलिटी के बराबर आ गई तो हमारी बैलेंस शीट सही है, वरना कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक किया है। सर बिल्कुल सही है, 25,35,000, 25,30,000, ओके, 25,35,000। तो ये हो गई जनरल एंट्री और हमारी बैलेंस शीट। जनरल एंट्री मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा दी, बैलेंस शीट यहाँ करा दी। आप चाहे तो इसका पीडीएफ ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर इसका क्यूआर कोड जो है सामने भी शो कर देता हूँ। उसे पेमेंट नहीं करना है आपको, बस उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो फिर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जो मैंने आज की क्लास के अंदर आपको करवाया है। आई होप अमालगमेशन में काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और ये रहा आपका क्यूआर, इसको स्कैन करें, पीडीएफ को प्राप्त करें, नोटबुक के अंदर नोट करें और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।